हरियाणा सरकार ने निजी अस्पतालों पर कसा शिकंजा। कोरोना संक्रमितों के इलाज के लिए तय की फीस, मिल रही थी लगातार शिकायतें। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कसा अरविंद केजरीवाल पर तंज। कहा, पैसे विज्ञापन पर खर्च करने के बजाय दवाइयों पर खर्च करें केजरीवाल। कोरोना के बीच देश के अन्नदाताओं का आंदोलन जारी। किसानों ने पीछे हटने से किया इनकार। सीएम मनोहर लाल ने की थी अपील। और कोरोना की चपेट में आए हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनकी पत्नी। मेदांता अस्पताल में दोनों का इलाज जारी। नमस्कार, ये एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है हरियाणा चौपाल में। रुक करते हैं खबरों का। कोरोना के बढ़ते मामलों पर हरियाणा के स्वास्थ्य और गृह मंत्री अनिल विज ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। साथ ही उन्होंने दिल्ली सरकार पर भी निशाना साधा है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आइए सुनते हैं। इस तरह से हमारा सारा डिपार्टमेंट अलर्ट है और सभी जो आवश्यक कदम है वो हरियाणा में उठाए जा रहे हैं। कमेटी वगैरह भी गठित की गई है इसकी स्टेट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी गठित की गई है और हर जिले में जिला लेवल मॉनिटरिंग कमेटी गठित की गई है। रेगुलर सभी अधिकारी, सभी विभाग को जो जो दायित्व दिए गए हैं उनका वो निर्वहन कर रहे हैं। सर, एनसीआर जोन जो है वो सबसे ज्यादा पीड़ित है। हरियाणा के जो 50% से ज्यादा केस हैं वो एनसीआर जोन में है। क्या यहाँ पर कुछ और ज्यादा सख्ताई करने जा रहे हैं? देखिए, अब जो हमारे टोटल पेशेंट्स आ रहे हैं, एक्टिव पेशेंट्स हैं, उनमें 50% 3 जिलों के हैं। गुड़गांव के हैं, फरीदाबाद के हैं, सोनीपत के हैं, जो दिल्ली से सटे हुए हैं। पर अब मरीज है। अब दिल्ली में नहीं उनको व्यवस्था हो पा रही होगी और वो हमारे पास अगर आ गए हैं तो हम तो धक्का नहीं मार सकते ना जी। हम तो अपने पूरी क्षमता अनुसार उनको इलाज देने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये जो विपक्ष की सरकारें हैं, ये जानकर इस तरह के मुद्दे उठा रहे हैं और उनको पूरा करने की दायित्व उन्हीं सरकारों की है। अब केजरीवाल जी रोज मीडिया पर इतना इतना खर्च करके आके बोल रहे हैं, भाई अगर किसी चीज की शॉर्टेज है तो आप व्यवस्था कर लो। आप एडवर्टाइजमेंट पर इतना पैसा खर्च कर रहे हो, दवाइयां पर कर दो। हिंदुस्तान में नहीं मिलती है, बाहर से मंगवा लो, कोई दिक्कत थोड़ा जी। और आज आप शॉर्टेज की बात कर रहे हो। शॉर्टेज के लिए अगर सही मानों में कोई जिम्मेवार है तो आजादी के 70 साल तक जिन पार्टियों की सरकारें रहीं, वो सरकारें दोषी हैं जिन्होंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं किया। अब ये स्वास्थ्य का इंफ्रास्ट्रक्चर कोई 2-4 साल में तैयार नहीं किया जा सकता। तो वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने और परिवार सहित आज चंडीगढ़ में कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाई। इस दौरान धनखड़ ने कहा कि मास्क सबसे ज्यादा जरूरी है, लोगों को वैक्सीन लगवानी चाहिए। साथ ही उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखिए। उन्होंने जानकारी दी कि बीजेपी कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई गई है। हर जिले में हेल्पलाइन नंबर शुरू कर दिए गए हैं और प्लाज्मा डोनेशन सेंटर बनाए जा रहे हैं। देखिए, सबसे ज़रूरी बात है सावधानी। और मेरी जो डॉक्टर्स से बात हुई है, मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा पेशेंट डॉक्टर सुशीला कटारिया मेदांता में बड़ी संख्या में उन्होंने पूरे समय में देखे हैं और उन्होंने कहा कि मेरा बचाव केवल और केवल मास्क से है। तो मास्क सबसे पहले ज़्यादा ज़रूरी है।
उसके बाद वैक्सीनेशन हो रहा है, वैक्सीनेशन सबने कराना चाहिए। उसके कारण से आपको इस बीमारी के लगने की संभावनाएं भी कम होती है और लगती है तो उसका असर कम हो जाता है। इसलिए आज दूसरी डोज हमने वैक्सीन की ली है। मेरे माताजी पिताजी ने भी ली है, मैंने, मेरी धर्मपत्नी और मेरी बहन ने ली है। मैं आपके माध्यम से सबसे ज़्यादा आग्रह यही करना चाहूँगा कि सब जो है अपना ख्याल रखें, मास्क लगा कर रखें, दूरी रखें। और आज भारतीय जनता पार्टी के भी समस्त कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाने वाले हैं। हर ज़िले में वो एक हेल्पलाइन शुरू करें, प्लाज्मा डोनेशन के सेंटर्स बनाएं और किस प्रकार से जो भी इस बीमारी के कारण से जिनको जो भी चीज़ की ज़रूरत है उसको लाइन अप करने में मदद करें। किसी को रेमडेसिविर दवाई चाहिए, किसी को ऑक्सीजन मिलने में सहयोग चाहिए, बेड मिलने में सहयोग चाहिए, इसमें सब में सहयोगी बने और मास्क भी लोगों को प्रोवाइड करने में मदद करें। इसकी ड्यूटीज अभी थोड़ी देर बाद हमने अपनी वीसी, हमारे सभी जिला अध्यक्ष, जिला महामंत्री, सभी विधायक, सांसद, इनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मीटिंग हम करने वाले हैं और सब जगह हर जिला हेडक्वार्टर पर इस प्रकार से हमारी एक सेंटर बने जो अभी इस महामारी का शिकार हो रहे हैं उनका सहयोग करें। एक तरह से कोरोना के उसका पालन करते हुए मास्क लगाकर और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करते हुए आगे भी वहाँ भी सबको हिदायत दी गई थी, आगे भी सबको मैं आपके माध्यम से हिदायत दे रहा हूँ कि पूरे प्रोटोकॉल के साथ गतिविधि करें। जो कोरोना प्रोटोकॉल है उसके बिना जो है इस समस्या का समाधान का एक ही तरीका है कि हम उस प्रोटोकॉल को सब लोग अपनाएं। तो वहीं हरियाणा कांग्रेस के पूर्व विधायक प्रदीप चौधरी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। प्रदीप चौधरी केस में हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया है। आपको बता दें कि सोलन की अदालत ने प्रदीप चौधरी को दोषी ठहराते हुए 3 साल की सजा सुनाई थी। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले की कोर्ट ने विधायक प्रदीप चौधरी को 3 साल की सजा सुनाई थी। विधायक समेत 15 आरोपियों को कोर्ट ने 3-3 साल की सजा और 85 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया था। जानकारी के अनुसार नालागढ़ की पी जितेंद्र कुमार की अदालत ने सभी दोषियों को 3-3 साल की सजा और 85 हजार रुपए का जुर्माना लगाया था। सहायक जिला न्यायवादी गौरव अग्निहोत्री ने बताया कि 31 मई 2011 को थाना बरोटीवाना में ट्रैफिक चेकिंग के दौरान सोना सिंह निवासी पपसोहा पुलिस को देखकर बचने के दौरान बिजली ट्रांसफार्मर की तारों की चपेट में आ गया था। युवक की इलाज के दौरान पीजीआई चंडीगढ़ में मौत हो गई थी। इस फैसले के आने के बाद हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने तत्कालीन कालका विधायक प्रदीप चौधरी की सदस्यता रद्द कर दी थी और कालका सीट को खाली घोषित कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने सितंबर 2014 में मनोज नरूला बनाम केंद्र सरकार के मामले में सुनाए फैसले के अनुसार अगर किसी सांसद या विधायक की कोर्ट द्वारा लोक प्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 1, 2 और 3 में दोषी घोषित किया जाता है तो उन्हें धारा 4 में अपने पद के कारण किसी प्रकार की विशेष रियायत प्राप्त नहीं होगी। दोषी को अपनी संसद या फिर विधानसभा सदस्यता से तत्काल प्रभाव से हाथ धोना पड़ेगा। तो आपको बता दें कि कांग्रेस के विधायक थे प्रदीप चौधरी और इनको लेकर खासतौर पे राजनीति भी देखने को मिली थी। आरोप ये लगाए गए थे बीजेपी सरकार पर कि उन्होंने जानबूझकर इस तरह का फैसला लिया है, उनकी सदस्यता को रद्द किया है। लेकिन ऐसे प्रावधान हैं कि अगर किसी भी तरह के कोई सांसद है या विधायक है और वो दोषी साबित किए जाते हैं तो उनकी सदस्यता खतरे में पड़ सकती है और उनकी सदस्यता जा सकती है। और इस बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना।
और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं बाकी खबरों का। कोरोना महामारी में आम जनता की आर्थिक हालत लगातार खराब कर दी है। ऐसे में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी भी जोरों शोरों पर है। दरअसल छात्रों के अभिभावकों का कहना है कि उनके बच्चे कई सालों से एक निजी स्कूल में पढ़ रहे हैं। ऐसे में उनसे एनुअल चार्ज लेना पूरी तरीके से गलत है। एनुअल चार्ज और एडमिशन फीस नए विद्यार्थियों से ही ली जा सकती है। अभिभावकों का कहना है कि शिक्षा निदेशालय का फीस को लेकर 18 अप्रैल का ऑर्डर जारी हुआ था, जिसमें लॉकडाउन के चलते निजी स्कूलों को केवल ट्यूशन फीस लेने की बात कही थी, लेकिन स्कूलों ने मनमाने तरीके से फीस वसूलना शुरू कर दिया है, जिसके खिलाफ विरोध भी लगातार हो रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निभा है। आईडीएम ऑफिस आए हैं, क्या बता दें? बोर्ड स्कूल में मेरी लड़की पढ़ती है, 10th क्लास में, सिमरन झा। पिछले साल मैंने एडमिशन करवाया था उसका। उन्होंने बोला था कि 9th में एडमिशन चार्ज लग रहे हैं, 10th के बाद से 12th तक नहीं लगेंगे एडमिशन चार्ज। एडमिशन इस बार एनुअल चार्ज 12,100 रुपये लगाया है। मतलब टोटल फीस करके उन्होंने 17,500 का दिया है। और मैं सिंगल मदर हूँ, मेरे हस्बैंड भी नहीं है। अब 17,500 रुपये मैं कहाँ से भरूँगी? लॉकडाउन में काम भी नहीं चल रहे हैं इंसान के। 2 से 4 दिन कंपनी में काम चलते हैं, वीकली ऑफ मिल जाती है। 3 दिन से ऐसे में छुट्टी करके बैठी हूँ, तबीयत खराब है मेरी। और मंथली फीस इन्होंने 3,050 रुपया कर दिया। पिछले सीजन के हिसाब से इन्होंने 500 रुपये बढ़ा दिए हैं मंथली फीस। क्या नाम है आपका? आशा गिरी। आशा जी, किस लिए आए हैं आप यहाँ? ये स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं। मैं मूलचंद शर्मा जी के पास भी होया ही, उन्होंने लिख के दे दिया था कि फ्री फीस कर दी जाए। तो लेकिन इनके पास गए थे कि नहीं, फीस भरनी पड़ेगी, अपने स्कूल से बच्चे को निकाल लो, नहीं भर सकते हो फीस। तो ये कोई तरीका थोड़ी है कि बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं आप? बोरा पब्लिक स्कूल में है। तो ये रवैया अपनाया जा रहा है। हाँ जी, मैं इनसे नहीं हुई थी तो मैं मूलचंद शर्मा जी जो हैं मंत्री जी हैं, उनके पास में गई थी। उन्होंने लिख के दे दिया था, तो इन्होंने आके मना कर दिया कि हम नहीं कुछ कर सकते। सर अजय है मेरे। आईडीएम ऑफिस आए हैं, किस लिए आए हैं? हम इसलिए आए हैं सर, एक तो जो एनुअल चार्ज के लिए बोहरा स्कूल वालों ने, चेयरमैन सर ने ये बोल दिया कि अप्रैल की फीस बाद में लेंगे, पहले एनुअल चार्ज लेंगे। सर अब ये बताओ, किसी का 1 बच्चा है, किसी के 2 बच्चे, मेरे 2 बच्चे हैं, 30,000 रुपये का बिल दे दिया बना के, नौकरी छूटी पड़ी है, कहाँ से 30,000 रुपये भरें? इसलिए सारे रिक्वेस्ट के लिए और फीस बढ़ा दी है। पिछली बार 2400 रुपये फीस थी, अब 3,000 रुपये कर दिए, 600 रुपये फीस बढ़ा दी। सब एसडीएम ऑफिस से, एसडीएम साहब से ये रिक्वेस्ट करने आए हैं कि बोहरा पब्लिक स्कूल इस साल का एनुअल चार्ज जो है वो नहीं लेना चाहिए, और वो ज़बरदस्ती उस चीज़ को ले रहे हैं। उनका कहना है कि एनुअल चार्ज पहले लिया जाए, उसके बाद ट्यूशन फीस ली जाएगी। सभी पेरेंट्स जो है मंथली ट्यूशन फीस देने के लिए एग्री हैं, क्योंकि बच्चे शुरू से ही स्कूल जाना बिल्कुल बंद हो रखा है। तो एनुअल चार्ज माफ़ किया जाए
और कोरोना की वजह से सभी आदमियों की नौकरी भी छुटी हुई है या आधी तनख्वाह मिल रही है, तो फीस माफ़ी, फीस का जो पोर्शन इन्होंने बढ़ाया 25%, उसको माफ़ किया जाए। जो लास्ट ईयर फीस, ट्यूशन फीस थी, वही इस साल भी लेकर के बच्चों को पढ़ाया। और इस बीच रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक में। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। किसान पंजाब दी जिंद जान ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਣਕ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 1975 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1871 ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 2800 ਵਾਧੂ ਆਰਜ਼ੀ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਖੋਲੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਹਫਤੇ ਦੇ 7 दिन ਜਾਰੀ रहेगी। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं बाकी खबरों का। भिवानी में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के बैनर तले स्कूल संचालकों ने अपनी बसों के विरोध प्रदर्शन के बाद हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का घेराव किया। कार्यालय के समक्ष भारी पुलिस बल तैनात रहा। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन और स्कूल संचालकों ने सरकार की नीतियों का विरोध करते हुए सरकार से स्कूल खोलने की मांग की है, जिसके बारे में बोर्ड अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि उनकी मांग पत्र को हरियाणा सरकार बहुत से अधिकारियों के पास भेज देगी। देखो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने आज घेराव किया है कि हरियाणा के जो स्कूल बंद हैं 30 अप्रैल तक, उनको 1 मई से खोलने का काम सरकार करे। और बोर्ड चेयरमैन के माध्यम से हरियाणा के मुख्यमंत्री से हमने आग्रह किया है, ज्ञापन दिया है कि 1 मई से हमारे स्कूलों में सुचारू रूप से कक्षाएं लगें। इस प्रकार का आश्वासन हमें सरकार दे, चाहे कोई पॉलिसी बनाए, चाहे अल्टरनेटिव डेज के हिसाब से हम स्कूल खोलेंगे 1 तारीख से। आज हमने सरकार को ये बताया।
सर ये सरकार इस बोर्ड के अधीन तो नहीं है, क्योंकि ये सरकार का फैसला था। देखो घेराव क्यों किया गया? हरियाणा में हमने सभी अधिकारियों से मिल चुके हैं, सब मंत्रियों से मिल चुके हैं। तो आज ये सांकेतिक घेराव था, क्योंकि बोर्ड की जो रिपोर्टिंग है, चेयरमैन शिक्षा बोर्ड और सेक्रेटरी शिक्षा बोर्ड की जो रिपोर्टिंग है वो सीधी सीएम साहब को है। ये सीएम साहब से ये बोर्ड के चेयरमैन और सेक्रेटरी बताएंगे कि इस तरह से स्कूल संचालक दुखी हैं, तो सरकार ध्यान देगी, चेयरमैन की बात को सुनेगी। और चेयरमैन साहब ने आज आश्वासन दिया है कि आप 1 मई से अपने स्कूल लगाएं, अपने दाखिले करें अपने स्कूल। देश भर में कोरोना की लहर मजबूत होती जा रही है, जिसको लेकर केंद्र और हरियाणा सरकार पिछले कुछ समय से काफी सख्त फैसले ले रही है। इसी कड़ी में हरियाणा सरकार ने 30 अप्रैल तक सभी कक्षाओं के स्कूलों को बंद करने का फैसला किया था, जिसको लेकर प्राइवेट स्कूल संचालकों ने अपना विरोध जाहिर किया है। कई स्कूल संचालकों ने तो सरकार के इस फैसले को मानने से भी इनकार किया था, जिसके बाद शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का बयान भी सामने आया था कि सरकार का आदेश न मानने वाले स्कूलों पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं आज प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन अपने स्कूल खोलने की मांग को लेकर सरकार के विधायकों और मंत्रियों को ज्ञापन सौंप रही है। आज अंबाला में जिला प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने स्कूल खोलने की मांग को लेकर अंबाला शहर से विधायक असीम गोयल को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के कहने पर सरकार ने 30 अप्रैल तक स्कूल बंद करने का फैसला बिल्कुल गलत है। सरकार को 30 अप्रैल के बाद स्कूल खोलने को लेकर मास्टर प्लान तैयार करना हो चाहिए। वहीं इस मामले में प्राइवेट स्कूल संचालकों ने कहा कि कल हमारी 3 सदस्यीय कमेटी चंडीगढ़ में विधायक असीम गोयल के साथ हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर को मिलकर अपने मांगे और सुझावों को लेकर अपना मांग पत्र सौंपेगी। संचालकों ने कहा कि जिन भी गाइडलाइंस और नियमों के तहत हमें स्कूल खोलने की इजाजत देंगे, हम उन सभी को मानने के लिए तैयार हैं। मानना है कि सरकार जिस तरह प्रत्येक चीज़ को बंद करने के लिए गाइडलाइन देती है, इवन सिनेमाज, जिम, रेस्टोरेंट जो भी है, होटल्स, इनके लिए भी सबके लिए एक अलग से एसओपी जारी हुई है। तो जो प्राइवेट स्कूल ऑनर्स हैं सभी साथी मिले हैं कि हमारा भी एक, चाहे बसों की इंस्टॉलमेंट देने का मुद्दा हो या स्कूलों की बच्चों की फीस लाने का मुद्दा हो, और हमारे साथ भी जो स्टाफ के लोग हैं, अगर उनके परिवारों तक उनको दिक्कत आ रही है रोजी रोटी में, और हमारे भी एक एसओपी या गाइडलाइन नहीं जारी करके हमें भी थोड़ी रिलैक्सेशन के नाते खोला जाए। और जो बच्चे आज स्कूलों में नहीं जा रहे, वो घरों में ना बैठ के इधर उधर घूम रहे हैं, बल्कि उनमें कोरोना स्प्रेड होने का ज़्यादा खतरा है, तो एक एसओपी पेरेंट्स के लिए भी जारी की जाए। इस तरह करके उनके कुछ 2-3 सुझाव थे और 2-3 उनकी सरकार से जो डिमांड थी उसको लेके माननीय हमारे शिक्षा मंत्री हरियाणा आदरणीय कंवरपाल जी से मैंने बात की है, और कल सुबह मैं इनके एक शिष्टमंडल के साथ उनको 11 बजे मिलूंगा भी, और मेरी कोशिश होगी कि जो भी इनका मसला कि हम ये तो आज जो हमने आज रिप्रेजेंटेशन दी है अपनी, इसमें हम ये रिक्वेस्ट करने आए हैं लॉन्ग टर्म पॉलिसी के लिए। कोरोना हमारा अभी पीछा नहीं छोड़ने वाला। जैसे कि वीकेंड कर्फ्यू और नाइट कर्फ्यूज़ लगाए गए हैं, वो किस लिए लगाए गए हैं? फुल डे कर्फ्यू क्यों नहीं लगाया गया? वो इसलिए नहीं लगाया गया कि इकोनॉमी प्रभावित होती है और किसी ना किसी को रोटी खाने में और तनख्वाह मिलने में और घर चलाने में दिक्कत होती है। इसी तरह हम स्कूल के लिए कह रहे हैं कि एकदम एब्रप्टली स्कूलों को ना बंद किया जाए, और इसके लिए एक मास्टर प्लान तैयार हो, वो भी डिस्ट्रिक्ट वाइज और वीकली। डिस्ट्रिक्ट वाइज प्लान ऐसे हो कि जहाँ पे अब से आज महेंद्रगढ़ में 2 केसेस हैं, वहाँ का स्कूल क्यों बंद किए जा रहे हैं? और दूसरी चीज़ कि हर सैटरडे को एक पॉलिसी निकलनी चाहिए कि अगले हफ्ते जितने कोरोना के केसेस हैं उसके हिसाब से ऑक्यूपेंसी कर दी जाए। हम तो ये भी कहते हैं, और ऑप्शनल हम ऑनलाइन पढ़ाएंगे साथ साथ कि अगर कोरोना केसेस माइल्ड हैं तो 50% ऑक्यूपेंसी के साथ बुला लिया जाए बच्चों को। अगर हम कुछ ना कुछ साथ साथ चलते नहीं रहेगा तो स्कूल के सारे एम्प्लॉयज़, सारे स्टेक होल्डर्स, मैनेजमेंट, बच्चे सब बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं टोटल लॉकडाउन। तो वहीं हरियाणा के फरीदाबाद में देर रात अपने घर बल्लभगढ़ लौट रहा एक युवक अपने घर जा रहा था कि दरअसल रात के समय जब युवक घर लौट रहा था तो कुछ बदमाशों ने इको गाड़ी आगे लगाकर उसकी गाड़ी को रुकवा लिया और कान पर गन लगाकर उसका अपहरण कर लिया। मामले में अपहरण करने के बाद युवक की हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि हितेन स्वामी वहीं इस घटना में मृतक के परिजनों की माने तो देर रात अपनी दुकान बंद करके घर लौट रहा था। उसी समय सेक्टर 2 में बदमाश उसको जबरन हथियारों के बल पर अपहरण करके ले गए और उसकी हत्या कर दी। परिजनों ने बताया कि मृतक की किसी से भी कोई रंजिश नहीं थी। रात को हमें सूचना मिली थी 11, साढ़े 11, 12 बजे के आसपास, जिसके ऊपर हमने दरखास्त ली कि आदेश मित्तल हैं ज्योति गांव के अंदर जिनका काम है और यहाँ सेक्टर 2 में रहते हैं,
उनके जो भांजे उन्होंने मोहित ने ये कंप्लेंट दी थी। इसके ऊपर कार्रवाई की गई और पर्चा दर्ज किया गया किडनैपिंग का। और जिनकी डेड बॉडी सुबह 6 थाने के एरिया में मिली है, तो वहाँ से 302 का अभियोग इसके अंदर भी अंकित कर लिया गया और इसमें कार्रवाई अभी जारी है। किस चीज़ से हत्या हुई है सर ये? वो अभी पोस्टमार्टम करवा रहे हैं, यहाँ पे डेड बॉडी यहाँ बीके हॉस्पिटल में है, तो पोस्टमार्टम होने के बाद ही पता लग पाएगा कि क्या चीज़ें यूज हुई। तो कोई 8:45 बजे गाँव से निकला, घर के निया, घर के पास मोड़ है सेक्टर 2 का, उसमें जैसे उसने गाड़ी मोड़ी, वो इको गाड़ी आई आगे से, उसमें टक्कर मारी, टक्कर लगती रही, वो बाहर निकला, बाहर निकल के उनके कनपट्टे पे बंदूक रख दी। जीना जब्ती हुई, जब वो काबू नहीं हो रहा तो उन्होंने हवाई फायरिंग करी। फायरिंग करने के बाद वो थोड़ा ढीला था, आदमी पड़ जाता है, उसके बाद उनकी गाड़ी में बैठे। कौन लोग थे? नहीं, कुछ नहीं पता, कोई रंजिश नहीं है जी हमारा आज तक ऐसे संबंध किसी। तो वहीं हरियाणा के पलवल में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड्स के नेतृत्व में कोविड-19 जागरूकता साइकिल रैली निकाली गई। रैली का शुभारंभ जिला और सत्र न्यायाधीश चंद्रशेखर ने हरी झंडी दिखाकर किया। इस अवसर पर मुख्य न्याय दंड अधिकारी और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के इस दौरान सचिव पीयूष शर्मा और हिंदुस्तान स्काउट्स और गाइड्स के राज्य कमिश्नर प्रसाद शर्मा भी मौजूद रहे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव पीयूष शर्मा ने कहा कि देश में कोविड-19 की दूसरी लहर चल रही है। कोविड-19 वैश्विक महामारी के प्रति लोगों ने एहतियात बरतना कम कर दिया है। लोगों को कोविड-19 के संक्रमण के प्रति जागरूक करने के लिए ये जागरूकता साइकिल रैली निकाली गई है। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए एनबी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। गुरु तेग बहादुर इस स्थान ते सतगुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज ने 26 साल 9 महीने 13 दिन भारी तपस्या करनी की है। और इस स्थान ते सतगुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज जी नूं गुरता गद्दी दा तिलक बाबा बुढ़ा साहिब जी दे कुल दे विचों भाई गुरदित्ता जी ने लाउणा कीता। इस स्थान ते ही माता गंगा जी सत्कारयोग जिन्हां ने इस स्थान ते 5 भूतक सरीर नूं त्यागना कीता। धन गुरु अमरदास जी दे हुक्म सदका धन गुरु रामदास जी ने जिस नगरी दी नींह रखी उस दा नाम गुरु का चक रखिया अते बाद विच चक रामदासपुर अते अखीर अमृतसर साहिब दे नाम नाल मशहूर होया। गुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज जिथे कोई याद करता है सतगुरु सहाय होना करन सतगुरु दा फरमान है। जिथे हर आराधी है तिथे हर मित सहाई गुर किरपा ते हर मन वसै होर ते बिदलिया न जाई। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना